नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 18 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। आइए एक एक करके सारे कथनों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक सूचकांक है जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के विवरण शामिल हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है वित्तीय समावेशन सूचकांक की। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी एक न्यूज आया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक का अनावरण मंगलवार को किया गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार इस वित्तीय समावेशन सूचकांक में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण भी शामिल होंगे। यह वित्तीय समावेशन सूचकांक इस बात को बतलाएगा कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं और कितने प्रतिशत लोग अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसमें 3 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं, एक्सेस, उपयोग और गुणवत्ता। एक्सेस के लिए उच्चतम वेटेज के साथ। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि एफआई इंडेक्स में 3 व्यापक पैरामीटर यूज होंगे जिसमें शामिल हैं एक्सेस, उपयोग और गुणवत्ता। और यहां पर इनके वेटेज भी दिए गए हैं। यहां पर जो एक्सेस है उसका वेटेज है 35%, उपयोग का वेटेज है 45% और गुणवत्ता का वेटेज है 20%। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उपयोग को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सेस के लिए सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर दिया गया है, जबकि हमने अभी अभी देखा कि सबसे ज्यादा वेटेज उपयोग को दिया गया है। और इसके आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक का आधार वर्ष वित्त वर्ष 2020-21 होगा। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया गया है कि हर साल जुलाई में ये एफआई इंडेक्स रिलीज किया जाएगा, लेकिन यहां पर यह भी क्लियर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहां पर इसके लिए कोई भी आधार वर्ष नहीं लिया गया है, यानी कि बिना किसी आधार वर्ष के इसे बनाया जाएगा। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी गलत हो जाता है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी गलत है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिर्फ पहला कथन ही सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जुड़ा हुआ न्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश के कितने फीसदी लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं और कितने प्रतिशत लोग अभी भी बैंकिंग सुविधाओं के बाहर हैं। यहां पर जो एफआई इंडेक्स रिलीज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वहां पर फिलहाल जो परसेंटेज है वो 53.9% है। इसका मतलब होता है कि हमारे देश के 53.9% लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी लगभग 46% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि यह सूचकांक 0 से 100 के बीच में वेरी करेगा, जहां पर 0 का मतलब है पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, यानी कि किसी के पास भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि 100 का मतलब है पूर्ण वित्तीय समावेशन, यानी कि सभी लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं मौजूद हैं। और सरकार के द्वारा जल्द से जल्द ये कोशिश किया जाएगा कि ये आंकड़ा 100 तक पहुंच जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटल नवाचार मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है। तो यहां पर बात हो रही है अटल नवाचार मिशन की। इसको आधार बना करके एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है और इस न्यूज में यह बताया गया है कि अटल इनोवेशन मिशन ने डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है,
उद्यमिता संवर्धन और नवाचार संवर्धन इसके दोहरे उद्देश्य हैं। तो अगर हम इस न्यूज को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर कहा गया है कि स्कूली छात्रों के भविष्य का खोजकर्ता और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। यानी कि यहाँ पे चर्चा हो रही है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को भविष्य का खोजकर्ता उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है एराइज ANIC को मिशन के तहत समर्पित नवाचार कार्यस्थल स्थापित करके स्कूलों में रचनात्मक नव परिवर्तनशील मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर यह कथन गलत है, क्योंकि ये कथन अटल नवाचार मिशन से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसके आधार पर देखा जाए तो सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हस्तक्षेप की 3 श्रेणियां शिशु किशोर तरुण निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना कार्यक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है शिशु किशोर और तरुण की। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मुद्रा योजना शुरू की गई थी, और अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो यहाँ पर छोटे उद्योगों को शिशु किशोर और तरुण में बांटा गया था, और जिसके आधार पर उन्हें अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लोन देने की व्यवस्था की गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिशु के लिए लगभग 50,000 तक का लोन मुद्रा योजना के तहत ऑफर किया गया था। किशोर के लिए 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन ऑफर किया गया था, और तरुण के लिए 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन ऑफर किया गया था। यानी कि यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो मुद्रा योजना से जुड़ा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको लेकर के एक न्यूज भी कल के PIB में आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 अगस्त के PIB में एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 के विजेताओं की घोषणा की गई। और इसी न्यूज में यह भी बताया गया है कि इनके द्वारा श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ भी किया गया। तो इस न्यूज को भी आप लोग कल के PIB में देख लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेशन सद्भावना की। अगर हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है। आप सभी को पता होगा ऑपरेशन सद्भावना जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया एक अनूठा मानवीय पहल है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना के द्वारा वहां के लोगों के एजुकेशन को लेकर के काम किया जाता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम किया जाता है, वहां की महिलाएं, बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां के लोगों के हेल्थ और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जहां पर कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में नागरिक आउटरीच कार्यक्रम जिसका उद्देश्य दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों के दिल और दिमाग को जीतना है, यह सही तरीके से ऑपरेशन सद्भावना का वर्णन करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ऑपरेशन सद्भावना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पारमिता शब्द की चर्चा हो रही है, और अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखें जिसमें कहा गया है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, ये पूरी तरीके से पारमिता शब्द का सही वर्णन करता है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना का, जिसे हम
RODTEP के नाम से जानते हैं। इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी एक न्यूज आया है। इस न्यूज में कहा गया है कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कदम में वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को 8,555 उत्पादों के लिए निर्यात उत्पाद प्रोत्साहन योजना पर 12,454 करोड़ रुपए की छूट दरों को अधिसूचित किया है। यानी कि यहां पर सरकार के द्वारा हमारे देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है, जहां पर 8,555 उत्पादों को करों में छूट दिया जाएगा। यहां पर वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो दर है वो 0.5 से लेकर के 4.3% तक भिन्न होंगी और इनमें समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न, आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस्पात, दवा, रसायन जैसे क्षेत्रों को इस योजना से बाहर रखा गया है। तो हमारे देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इस कदम को उठाया गया है, जिसमें 8,555 उत्पादों को करों में छूट दी जाएगी। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप इन टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।